नमस्कार साथियों, सामान्य विज्ञान के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जीव विज्ञान के अपने आज के सेशन में हम देखेंगे पाचन तंत्र के भाग 3 को। जो साथी आज पहली बार हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? देखिए, मानव शरीर की जो अग्नाशय ग्रंथि है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो यहां पर को हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अग्नाशय पैनक्रियाज मानव शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अग्नाशय के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं इन्हें कहा जाता है नलिका युक्त ग्रंथि। नलिका युक्त ग्रंथि, इनको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों का ये श्रावण करते हैं, वो पदार्थ नलिका के माध्यम से पहुंचते हैं अंगों तक। तो ये इसलिए कही जाती है नलिका युक्त ग्रंथियां। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये होती हैं नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि, डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है इनको। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ हैं, जिसको हार्मोन कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, इसे कहते हैं हम हार्मोन। इन हार्मोनों को ये नलिका विहीन ग्रंथियां, जिनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कह रहे हैं, ये सीधे इन हार्मोनों को रक्त प्रवाह में भेज देती हैं बिना किसी नलिका के। रक्त प्रवाह में भेज देती हैं बिना किसी नलिका के। तो ऐसी ग्रंथियां कहलाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब जान लेते हैं अग्न्याशय के बारे में। देखिए, पाचन तंत्र में ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा है हमारा अग्न्याशय या फिर पैनक्रियाज। ये देखिए यहां इसे दिखाया गया, ये है अग्न्याशय या फिर पैनक्रियाज। ये जो अग्न्याशय है एक विशेष प्रकार का अंग है। ये एक साथ बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का होता है। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्न्याशय पाचन तंत्र में नलिका के माध्यम से एंजाइमों का स्राव करता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जो अग्न्याशय है वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन अग्न्याशय द्वारा निकलते हैं, जो कि रक्त के शर्करा स्तर को नियंत्रित करते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती हैं? देखिए, जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं वो पाई जाती हैं अग्न्याशय में, पैनक्रियाज में। तो यहां पर को ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हमारा जो अग्न्याशय है उसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। चलिए जानते हैं ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्या हैं और ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। देखिए, जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं ये हमारे अग्न्याशय पैनक्रियाज की भीतरी सतह पर पाई जाने वाली कोशिकाओं का समूह है। तो याद रखिए कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्न्याशय की भीतरी सतह पर पाई जाने वाली कोशिकाओं का एक समूह है। अब देखिए, जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं इनकी जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर पॉल लैंगरहैंस ने। देखिए, जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं इनमें 4 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें है अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं। दूसरी है बीटा कोशिकाएं, ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। उसके बाद है गामा कोशिकाएं, ये सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। और जो लास्ट है वो है पीपी, अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का श्रावण करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे अग्नाशय में 4 प्रकार की ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आहार नाल का कौन सा भाग अग्नाशय वाहिनी द्वारा स्रावित एंजाइम प्राप्त करता है? देखिए, जो हमारी आहार नाल है उसका जो छोटी आंत वाला भाग है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम को प्राप्त करता है। तो यहां पर को ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हमारी आहार नाल का छोटी आंत वाला भाग अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम को प्राप्त करता है। यह देखिए हमारा अग्नाशय पैनक्रियाज, और जो ये भाग आपको दिख रहा है यह है हमारा पित्ताशय गॉल ब्लैडर। और देखिए, जो ये नलिका है ये कहलाती है सामान्य पित्त नलिका, जबकि ये जो नलिका आपको दिख रही है ये कहलाती है अग्नाशय वाहिनी। अब देखिए, जो ये अग्नाशय वाहिनी है और जो सामान्य पित्त नलिका है ये एक जगह पर यहां पर को कहीं मिल रहे हैं। इस भाग को कहते हैं हम हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो अग्नाशय नलिका और ये जो सामान्य पित्त नलिका है ये दोनों मिलकर के बनाते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इस हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में पित्ताशय से पहुंचता है पित्त और अग्नाशय वाहिनी द्वारा पहुंचते हैं अग्नाशयी एंजाइम यहां पर को। और ये जो हिस्सा है, देखो ये जो हिस्सा है ये है हमारी छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अग्नाशयी एंजाइम और पित्त छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा लाए जाते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। बड़ी आंत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए, जो हमारी बड़ी आंत है उसे विभाजित किया जाता है 3 भागों में।
तो यहाँ पर को ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हमारी बड़ी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए जान लेते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। देखिए जो हमारी बड़ी आंत है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से जो पहला है वो है अंधनाल, जिसको सिक्कम बोलते हैं, यह है पहला वाला भाग। दूसरा जो है वह है बृहदनाल कोलन, इसको ये वाला भाग है। और जबकि जो अंतिम भाग है वह है मलाशय वाला भाग, वो रहा ये, तो यह है मलाशय वाला भाग। तो इस प्रकार से हमारी जो बड़ी आंत है उसे 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? देखिए जो सिग्मोइड कोलन है वह है बड़ी आंत का एक भाग। तो यहां पर को ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग है। अब देखते हैं सिग्मोइड कोलन क्या है। देखिए जो सिग्मोइड कोलन वाला भाग है वो रहा ये वाला भाग, ये जो भाग है, ये जो सिग्मोइड कोलन है ये बड़ी आंत का हिस्सा है जो कि मलाशय और गुदा के सबसे निकट होता है। देखिए ये जो भाग है ये है हमारा मलाशय का, और जो ये भाग है ये है गुदा वाला भाग। तो जो सिग्मोइड कोलन है वो ये वाला भाग है जो ये आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का। ये जो सिग्मोइड कोलन है इसका आकार ग्रीक अक्षर सिग्मा की तरह होता है, या फिर इसे लैटिन के सिग्मोइड, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है सिग्मोइड कोलन। तो यह है बड़ी आंत का एक हिस्सा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अपाच्य भोजन का अधिकांश जल आहार नाल के किस भाग में अवशोषित होता है? देखिए अगर हम बात कर रहे हैं अपाच्य भोजन में जल के अवशोषण की, तो वो जो जल है वो अवशोषित होता है बड़ी आंत में। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बड़ी आंत में अपाच्य भोजन का अधिकांश जल अवशोषित किया जाता है। अब देखते हैं कहां पर कोई जल अवशोषित होता है। मलाशय में प्रवेश करने से पहले जो हमारा अपाच्य भोजन है वो देखिए बड़ी आंत के इन भागों से होकर के गुजरता है। देखिए जो पहला भाग आ गया वो आ गया सेकम के बाद का जो पहला भाग आ गया वो है ये वाला जो आपको दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का जो ये पहला भाग है ये है हमारा आरोही खंड किसका? बृहदांत्र का। उसके बाद जो आपको ये दिख रहा है ये हिस्सा है हमारा अनुप्रस्थ भाग इस बृहदांत्र का फिर से, और जो तीसरा अवरोही भाग है बृहदांत्र का वो ये वाला हिस्सा है। और इसके बाद अभी आपने देखा था ये जो हिस्सा है ये हमारा सिग्मोइड कोलन का। तो ये विभिन्न खंड हैं। इसके बाद जो हमारा अपाच्य भोजन है वो पहुंचता है हमारे मलाशय में। मलाशय के माध्यम से इस अपाच्य और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। पाचन के बाद प्रोटीन बदल जाता है। देखिए जो पाचन के बाद हमारा प्रोटीन है वो बदल जाता है अमीनो एसिड्स में। तो यहां पर को जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदल जाता है। देखिए हम जो अपने आहार में प्रोटीन लेते हैं वो सबसे पहले हमारे आमाशय में पहुंचता है। इस आमाशय में इसे मिलता है यहाँ पर कोई एक एंजाइम पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर के इस प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन कर देता है और ये बदल जाता है आंशिक हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन में। इसके बाद ये जो आंशिक हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है ये पहुंचता है हमारी छोटी आंत में, जहां पर को इस पर एक एंजाइम प्रोटीएज काम करता है और ये इस प्रोटीन को विघटित कर देता है अमीनो अम्ल में। तो इस प्रकार से हमारा जो आहारी प्रोटीन हमने लिया था अपने आहार में वो अंत में बदल जाता है अमीनो अम्ल में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बिस्किट निर्माता आटे की प्रोटीन स्तर को कम करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग करते हैं? देखिए जो बिस्किट के निर्माता हैं वो प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए जो एंजाइम है उसका प्रयोग करते हैं वो है प्रोटीएज। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बिस्किट निर्माता प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा आटे के प्रोटीन स्तर को कम करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? देखिए जो पूर्ण पाचक रस है वो कहा जाता है अग्न्याशयी रस को। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब जानते हैं ये पूर्ण पाचक रस क्या होता है। देखिए जो अग्न्याशयी रस है इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का और न्यूक्लिक एसिड का पूर्णतः पाचन हो जाता है। उसमें प्रोटीन के पाचन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जबकि वसा पाचन के लिए यहां पर कुछ जो एंजाइम होते हैं वो है लाइपेज। स्टार्च के पाचन के लिए जो एंजाइम हमारे अग्न्याशयी रस में होता है वो है माल्टेज और एमाइलेज, और इसके साथ ही न्यूक्लिक एसिड के पाचन के लिए जो एंजाइम हमारे अग्न्याशयी रस में होता है वो है न्यूक्लिएज। अग्न्याशयी रस में पाए जाने वाले इन एंजाइम को भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। सीकम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसके पाचन में सहायता करते हैं?
देखिए जो सीकम है उसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो करते हैं सेलुलोज के पाचन में सहायता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सीकम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। अब थोड़ा सेलुलोज के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो सेलुलोज है वो एक कार्बनिक यौगिक है और जो हरे पौधे होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये आपने याद रखना है कि जो हरे पौधों की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके साथ ही सीकम जो है वो ये वाला भाग है, ये जो आपको उभरा हुआ भाग दिख रहा है, ये जो हिस्सा है ये है हमारी अंधनाल जिसको हम सीकम कह रहे हैं। सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर उपस्थित होता है। ये एक पतली दीवार वाली थैली है, देखिए एक थैली जैसी रचना होती है और इसमें जो होते हैं बैक्टीरिया वो पाचन करते हैं सेलुलोज का। तो सेलुलोज के पाचन के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं इस रचना में जिसे हम कहते हैं अंधनाल या फिर सीकम। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एंजाइम होते हैं, देखिए जो एंजाइम है वो होते हैं प्रोटीन। तो यहां पर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। देखिए जो एंजाइम है ये कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन के अणु हैं और जो एंजाइम है इन्हें जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। ये आपने याद रखना है कि एंजाइम है जैविक उत्प्रेरक। ये जो एंजाइम शब्द है इसे एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुन्हे द्वारा दिया गया था। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए जो गैस्ट्रिन है वो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर को ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। मानव पाचन तंत्र में गैस्ट्रिन कोई पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। जो टाइलिन एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और जो लाइपेज एंजाइम है ये करता है वसा का पाचन। ये एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इनको भी याद रखना है। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निष्क्रिय एंजाइम जो अपने सहकारकों से बंधे नहीं होते हैं कहलाते हैं। देखिए जो निष्क्रिय एंजाइम अपने सहकारकों से बंधे नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं एपोजाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। निष्क्रिय एंजाइम जो अपने सहकारकों से बंधे नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं एपोजाइम। देखिए जो निष्क्रिय एंजाइम है वो अपने सहकारक से बंधे नहीं होते हैं और इन्हें कहते हैं हम एपोजाइम। देखिए यह है एक एपोजाइम। अब समझ लीजिए यह है इसका सहकारक जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। ये जब तक इसके साथ बंधा हुआ नहीं है तब तक यह है एक निष्क्रिय एंजाइम। जैसे ही ये एपोएंजाइम इस कोफैक्टर के साथ बंध जाता है ये बन जाता है होलो एंजाइम और ये एक सक्रिय एंजाइम बन जाता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एक एंजाइम का गैर प्रोटीन भाग कहलाता है। देखिए जो एक एंजाइम है उसका जो गैर प्रोटीन भाग है वो कहलाता है इसका कोफैक्टर। तो यहाँ पर को ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। एक एंजाइम का गैर प्रोटीन भाग कोफैक्टर कहलाता है। अब जान लेते हैं इस कोफैक्टर के बारे में। देखिए जो कोफैक्टर है वो किसी एंजाइम का गैर प्रोटीन भाग है, ये आपने याद रखना है। और जो एक कोफैक्टर है ये धात्विक आयन या फिर कार्बनिक रसायन होते हैं। ये जो कोफैक्टर हैं ये एंजाइम की गतिविधि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से जो एपोएंजाइम है वो कोफैक्टर के साथ मिलकर के बनाता है होलो एंजाइम। बिना कोफैक्टर के ये जो एपोएंजाइम है ये एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम है। देखिए जो मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया है उसके 5 चरण होते हैं। उनमें से जो पहला चरण है वो होता है अंतःग्रहण का, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन का। तो इस प्रकार से यहाँ पर को ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। पाचन तंत्र की प्रक्रिया के इन चरणों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो अंतःग्रहण है यह है भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। पाचन जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन करना, यह है पाचन। अवशोषण की अगर हम बात करें तो अवशोषण है देखिए पचे हुए भोजन का छोटी आंत की भित्ति से रुधिर वाहिकाओं में पहुंचना अवशोषण है। देखिए अगर हम स्वांगीकरण की बात करें तो स्वांगीकरण में जो अवशोषित पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण होता है रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में और उसके बाद इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है जटिल पदार्थों को बनाने में। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं हम स्वांगीकरण। और इसके बाद जो अंतिम चरण है हमारा वो है निष्कासन का। इसमें गुदा द्वारा मल को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से पाचन प्रक्रिया के ये 5 इंपॉर्टेंट चरण हैं जो आपने याद रखने हैं। ये थे आज के कुछ प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।